बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाली वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ एक जुमले से करने लगा हूँ कि एक ने दूसरे से पूछा, भाई आप आने वाले हालात जानते? दूसरे ने जवाब दिया, अभी जाने वाले से ही फुर्सत नहीं मिली। आप सब जानते कोविड-19 के हवाले से पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर और अब चौथी लहर की बात की जा रही है। आने वाले हालात किस तरह का पैगाम दे रहे के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी जो लोग परेशान हैं, इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमाए ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब अतीक मीर साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दूसरे मेहमान है और आप सबके जाने पहचाने कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब, हमारे साथ तशरीफ फरमाए, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीक मीर साहब, आप ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हो और बहुत अरसे से इस चीज़ को देख रहे हैं और ताजिर रहनुमा की हैसियत से आपने ताजिरों के बड़े मसाइल हल किए और आज माशाल्लाह आप जिस प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को आगे की तरफ पहुंचा रहे, इस हवाले से कहूँगा कि जो अभी कोविड-19 के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आई, पहली लहर, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर पहली लहर से ही हम गुफ्तगू करें तो क्या आप समझते कि हुकूमत ने जो इक़्तिदाम किए थे इस हवाले से क्या वो सही थे? देखिए, हुकूमतें तो कोशिश ये करती हैं कि जो उनके लिए मुमकिन इक़दाम हों, बेहतर हों और जो मुफीद हों। कोई हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि ऐसे हालात पैदा हों किसी भी मर्ज़ के सिलसिले में जैसे आपने पड़ोसी मुल्क इंडिया में देखे। तो एक खौफ तो कोरोना का सबसे ज़्यादा हुक्मरानों पर ही होता है क्योंकि उन्हें पूरा एक सिस्टम संभालना होता है। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि हुकूमत की किसी भी इक़दाम को मौसर बनाने के लिए अवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। अवाम ने न पहली लहर में ताउन किया, न दूसरी लहर में, न तीसरी में, न चौथी में करेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम का एक मिजाज है। हम कितना भी कह लें कि हम ताजिरों को मजबूर करेंगे, हम ये इक़दाम करेंगे, हम फला एहतियात करेंगे, हम नहीं करवा सकते। उस पर सख्तियाँ होती हैं, इसलिए हम खामोश भी रहते हैं, हम बात भी नहीं करते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहली, दूसरी, तीसरी लहर का जो कम होना या चला जाना या ख़त्म हो जाना, इसमें ठीक है, मैं हुकूमत की हिकमत अमली को भी बेहतर करार देता हूँ, उसका क्रेडिट हुकूमत को मिलना चाहिए। साथ ही जो अक्सर मैं देखा डॉक्टर्स ने मीडिया पर इस बात के एतराफ़ किया कि अगर कोरोना ने एहतियात ही से जाना होता तो पाकिस्तान से तो कभी नहीं जा सकता था, और बेएहतियाती से अगर मर्ज़ ने बढ़ना होता तो आज पाकिस्तान के 80-90% लोग कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। ये सिर्फ अल्लाह की करम नवाजी है, अल्लाह की रहमत है, उसकी मेहरबानी है। पहली लहर चली गई, दूसरी चली गई, तीसरी कम हो गई। लेकिन साथ में ही बात कहना चाहूँगा, जो बहुत ही मैं एक संजीदा ये बात करने चला हूँ कोरोना से एहतियात के सिलसिले में। हर बार अल्लाह की मेहरबानी नहीं भी होती, इंसान को खुद भी कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जहाँ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, जहालत, नाख्वानदगी, वहाँ इस किस्म के रिमोर्स को फैलाया जाता है जो मुल्क के दुश्मन भी हो सकते हैं, नादान दोस्त भी हो सकते हैं। कुछ तफरीहन भी कोई कोरोना वैक्सीन के बाद वो वैक्सीनेटेड पर्सन के जिस्म में बल्ब जला रहा है, कोई मैग्नेट दिखा रहा है और कोई ये कह रहा है कि 2 साल से ज्यादा ये जिंदगी नहीं पाएगा। अगर ऐसा है तो चाइना, अमेरिका, यूरोप के बेशतर मुमालिक 60-70% से भी ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं आता हूँ शकील बेग साहब आपकी तरफ कि आप देख रहे हैं कि आपके इलेक्ट्रिक के हवाले से एक आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी पुराना 2005 से भी देखा, 2002 से भी देखा, लेकिन इस वक्त जो हालात है उसके अंदर सबसे मेन जो चेंजिंग आई वो तांबे के तार, और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो ये तारों के अंदर चेंजिंग आई, ब्रास के यानी पीतल के तार तांबे के तार कर दिए गए, इस हवाले से सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, फिर इसके बाद दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखें, कई ऐसी होती थी जो अब के इलेक्ट्रिक कहलाती है,
अच्छा, ये नाम भी चेंज करने में इनके बड़े मामलात होते हैं, उसके बाद ये नाम तब्दील किए गए। बेसिकली जो कॉपर था कराची में तकरीबन 100% कॉपर की वायर लगी होती थी। और मुझे याद है कि उस वक्त मैं FPCCI की एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, तो उस पर जब नेपरा के इजलास हुए तो उस नेपरा के इजलास पे मैं चीख चीख कर एक ही बात रोता था, और कि जनाब खुदा के वास्ते ये कॉपर के वायर उतर रहे हैं, इनको रोका जाए। नेपरा से कहा गया कि रोका जाए रोका जाए रोका जाए, लेकिन नेपरा ने हमारी नहीं सुनी। आपको या तो नेपरा साथ मिली हुई थी या नेपरा की अंडरस्टैंडिंग थी। 100% अंडरस्टैंडिंग के बगैर तो के इलेक्ट्रिक नहीं कर सकती थी। अब आप सोचें कि उसके बाद ये एल्युमिनियम की तार पे चले गए। उसका नुकसान क्या हुआ कि आज आपको जो बिजली मिलती है वो 220 पूरी नहीं मिलती, आपको 180। आप कभी अपने घर पे लगाएंगे ना तो आपको बताएगा 180, 190, 200 पे आके रुकता है, 220 तक बिजली नहीं मिलती है आपको। सेकेंडली क्या होता है कि आपका शॉर्ट सर्किट बहुत होते हैं। दूसरे नंबर पे आपके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बिजली के जो तार है वो टूट जाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम में वो सख्त नहीं होती जो कॉपर की वायर में होती है। जितनी बिजली एक तो फ्लूएंट दे रहा होता है कॉपर, वो एल्युमिनियम नहीं दे रहा होता। टेक्निकली भी हम लोगों ने बहुत जाकर उनको बताया कि ये गलत है। कराची के साथ एक तो ये किया गया, दूसरा क्या किया गया, इन्होंने अपनी अर्थ की वायर ही खत्म कर दी। इन्होंने सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए अर्थिंग जब खत्म की तो उससे नुकसान क्या हुआ कि जो पोल लगे होते हैं बिजली के वो ज़ाहिर से लोहे के होते हैं, 100% उसमें करंट आता है। लोहे के क्या बल्कि वो सीमेंट के भी बने हो तो डेफिनेटली उनमें करंट आएगा। और उसके बाद आपके सामने अगर मानसून की बारिशें हो कुछ हो तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि आप जितने भी कराची में एक तो अपनी जो अंडरग्राउंड कर दे, आप जितनी वायरिंग है आप अपनी उसको ऊपर से हटाएं, उसको अंडरग्राउंड कर दे। वो अंडरग्राउंड पे अभी तक इनका काम चल रहा है, वो नहीं हुआ। सेकेंडली इनसे कहा गया था कि जनाब आप जितने भी पोल है उनको अर्थिंग सही कर दें, लेकिन अभी अर्थ इनका ठीक नहीं हुआ है। उसको अर्थ ठीक ना करना, उसको तकमील तक ना पहुंचाना, उसकी भी दूसरी रीजन वही जो एल्युमिनियम और कॉपर की आप जो बात कर रहे हैं वही वाला मामला है, क्योंकि उसमें भी इन्होंने कॉपर की अर्थिंग करनी थी, वो लोहे की अर्थिंग की। बकायदा इसकी वीडियो हम उनको शेयर कर चुके हैं कि जनाब ये देखें आप इसमें कॉपर नहीं लगा रहे हैं। दूसरा, इसमें जब आप अर्थ सही नहीं होगा, खुदा ना खास्ता कभी करंट आ जाता है तो वो आपका जो फीडर होता है या आपका जो मेन होता है स्विच वो नहीं गिरता है, जिसको आम अल्फाज में हम लोग होते हैं खटका, कि वो खटका गिर गया जी, क्या हुआ जी, वो बिजली वहां की बंद हो गई। बिजली बंद नहीं होगी, उसको करंट लगेगा, जो भी उसको छुएगा। इन्होंने उससे बचने के लिए एक अजीब तदबीर की है कि उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिए कि जनाब बिजली के खंभों को हाथ ना लगाया जाए। तो भाई ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि वैसे भी आप जो जिस तरह के हालात हैं कराची के, बिजली के खंभे क्या हम तो कहते हैं कि गुजरते हुए कोशिश करें कि कहीं से भी गुजर रहे तो तार कहीं किसी केबल की भी हो तो उसको करीब ना जाए। आपकी बातों के अंदर मैंने एक चीज आपसे सुनी कि सुप्रीम काउंसिल का ये ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कि बिजली के उस तार के हवाले से, उसके बाद भी इसका फॉलोअप नहीं हुआ, मतलब क्या? असल में होता यह है कि आपके सामने है कि अभी कराची में कई फैसले हुए सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें काफी सारी बिल्डिंग्स गिराई गई हैं। मैं थोड़ा सा उधर से लेकर आ रहा हूं। तो होता क्या है कि यहाँ पर ना स्टे सिस्टम बढ़ा है हमारे यहाँ, हर चीज का स्टे ले लिया जाए। जितना बड़ा बैरिस्टर वकील किसी कंपनी के साथ होता है वो बड़े अच्छे तरीके से जाकर कोर्ट में कहता है और स्टे ले लेता है। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के पास भी बहुत बड़े बड़े वकील हैं, नामवर किस्म के वकील हैं कि जो आराम से वो केस लड़ लेते हैं। अब होता क्या है कि ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको ऑर्डर किया ये उस पर काम इनका चल रहा है, ये नहीं कि नहीं चल रहा, चल रहा है, स्लो बहुत है, बहुत स्लो है। यानी कि अभी मेरा ख्याल है कि 6 महीने पहले इन्होंने अंडरग्राउंड शुरू कर दिया था केबल डालना। अब आप मुझे बताएं ना, डालते डालते इनको अच्छा पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से क्यों कर रहे हैं, नेपरा क्यों नहीं करवाती इनसे काम? जो आपने एक अदारा बनाया है नेपरा, वो किसके लिए बनाया हुआ है? मुझे आज तक समझ नहीं आती कि नेपरा क्या काम करता है। कि अगर आपने सिर्फ उनका नेपरा का जो मुझे नजर आता है काम, वो क्या होता है कि इस दफा हमने इतने पैसे बढ़ाने हैं, नेपरा ने अप्रूवल दे देना है, फिर वो वजीर आजम के पास जाएगा, वजीर आजम कहेगा कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, कम करो। तो जब अगर एक कीमत बढ़ानी नेपरा ने है, जो हायरिंग, अब आजकल हायरिंग भी आपको पता है ना कि वो वर्चुअल होती है, अब वो कंज्यूमर को भी नहीं लेते। यहां तक कि मैं इसका विक्टिम हूं कि मुझे उन्होंने बीच में से उड़ा दिया था, क्योंकि उनको पता था ये बोलेगा, बकवास करेगा। मेरी तो बकवास कहते हैं ना, हमारे जैसे लोगों को तो वो सुनना ही पसंद नहीं करते, उनको हमारी बातें बहुत बुरी लगती हैं कि हम सच्चाई से बात करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने उसमें से वर्चुअल से मेरा नाम ही हटा दिया था कि ये नहीं बोले। तो क्या हुआ, नेपरा के इजलास हुआ, उसमें पैसे बढ़ गए,
اب پیسے بڑھ گئے, پھر اس کے بعد وہ پی ایم کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں کم کر دو, منسٹر کے پاس جاتے ہیں تھوڑے کم کر دو. تو جب ایک چیز عوامی فیصلہ کرنا ہے تو بجائے نیپرا کرنے کے اس کو بہتر ہے کہ ایک عوامی حکومت جو ہوتی ہے وہ خود کرے فیصلہ کہ اگر میں نے بڑھانے نہیں بڑھانے. اب وہ نیپرا صرف پیسے بڑھاتا ہے, یا ان کے ساتھ تو ابھی ایک بچے کا میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا, بچے کا ایک ہاتھ کٹ گیا ان کی غلطیوں سے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی, کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا ان کے خلاف ایف آئی آر. اسی پہ بات کریں گے. نیپرا کے حوالے سے بھی میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ یہ نیپرا ہے کیا, مطلب کہ میرے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھے کہ نیپرا کے پاس جاتی کیوں ہے یہ ساری چیزیں, اس پہ ہم بات کریں گے آپ سے. اچھا عتیق میر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو پرابلم آئی, پہلی لہر دوسری لہر, اس کے اندر آپ لوگوں نے بھی ایک آواز اٹھائی. جب بھی دیکھو یہ سننے میں آتا تھا کہ سب کاروبار کھول دیا جائے, سب کاروبار بند کر دیا جائے, اچانک ایسا ہونا, اچانک ساری چیزیں, آپ لوگ بھی بڑی پریشانی کے حوالے سے تھے. تو کیا یہ سارے صحیح تھے اعلانات, یہ صحیح چیزیں تھی یہ؟ دیکھیے بڑے مشکل فیصلے تھے معیشت بچانے اور کورونا کی مرض سے, وبا سے لوگوں کو, یعنی دونوں سے بچنا ہے کہ معیشت بھی برباد نہ ہو اور لوگوں کی صحت بھی خراب نہ ہو. اس کے لیے جو دنیا نے حکمت عملی بنائی, تو چونکہ پاکستان کے معاشی حالات اور ترقی یافتہ ممالک کے جو حالات میں بڑی تفریق ہے, بالکل لوگوں کو جب بند کر دیا گیا, گھروں میں محصور کر دیا گیا, محدود کر دیا گیا, تو ان کی ضروریات بھی حکومت نے اپنے ذمہ لے لی. پاکستان میں چونکہ ہم توقع نہیں رکھتے کہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکے, گھر بٹھا کے لوگوں کو وہ راشن پہنچا سکے, ضروریات زندگی وہ دے سکے. تو ہم نے یہ کہا کہ ہمیں کاروبار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ملنا چاہیے, 4 گھنٹے 6 گھنٹے. آپ نے دیکھا جو پہلی لہر آئی اور تقریباً 1.5 سے 2 ماہ تک کاروبار بند رہے, تعاون بھی کیا آپ سب نے, تو اس میں آج تک اس کے جو نقصانات تھے, جو متاثرین تھے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے زیادہ دکھ بھری بات کیا کہ آج بھی وہ چلتے ہوئے کاروبار مقروض ہو گئے اور وہ قسطیں ادا کر رہے ہیں اپنے قرضوں کی. کئی لوگ کرایہ داری سے محروم ہو گئے, بہت لوگ ادائیگیاں نہیں کر پائے, یوٹیلیٹی بلز نہیں دے پائے. تو اس طرح کی جو پریکٹس پاکستان میں بغیر سوچے سمجھے کی گئی, اس میں ہماری چیخ و پکار, ہمارا واویلا, ہماری آہ و بکا وہ بالکل جائز تھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں NCOC نے کسی حد تک اس کو ادراک کیا. حکومت سندھ اور وفاق کے درمیان کچھ چپکلش کی وجہ سے جب NCOC ایک فیصلہ کرتا ہے تو ہوتا یہ کہ حکومت سندھ دانستہ طور پہ اس دودھ میں میگنیاں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. جیسے بھی 8 بجے تک وقت کو محدود کیا گیا کاروبار, حکومت سندھ اسے 6 بجے تک محدود کر. جی جی. اب دیکھیں سخت گرمی میں لوگ 3 بجے کے بعد گھر سے نکلیں ایک ٹریفک کے بحران میں, جب وہ مارکیٹ ہی میں 4 بجے 5 بجے پہنچیں گے تو 6 بجے کاروبار بند ہونے کی صورت میں لوگوں کا تو پھیرا ہی رہا, کاروبار بھی ختم ہو گیا, لوگ بھی خریداری نہ کر سکے. تو اس طرح کے جو فیصلے تھے اس نے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ڈیلیبریٹڈلی کاروبار کو تباہ کیا گیا. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیمار معیشت میں, تباہ حال کاروبار میں, ایک گرتے ہوئے کاروباری حالات میں اگر اس طرح کے فیصلے کیے جائیں گے, سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی جائے گی, ان کے درد کو نہ سمجھا جائے گا, ان کی چیخ و پکار کو نہ سنا جائے گا, تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں تو یقیناً اس کا ذمہ دار ان حکومتوں کو قرار دیتا ہوں, چاہے وفاق ہو یا صوبے کی حکومت ہو. ان کے فیصلوں سے کاروبار تباہ ہوا, تاجر طبقہ مقروض ہوا. آج میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ اپنا کاروبار چھوڑ چکے, وہ نہیں کرایہ دے سکتے. کتنے لوگ جو چھوٹی چھوٹی دکانوں سے نکل کے وہ پتھاروں پہ آ گئے, کئی پتھاروں سے بھیک مانگنے پر آ گئے, ملازمتوں پہ آ گئے. تو اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے آپ یورپ کی یا ترقی یافتہ ممالک کی جو اندھی تقلید کرتے ہیں, اپنے ملک کے معیشت کو برباد کرتے ہیں, کاروبار کو زبوں حال کرتے ہیں, تو خدا را ایک مرتبہ آپ ڈاکٹر بیمار سے بھی تو پوچھے کہ اس کی کیا کیفیت ہے. لیکن یہاں طبیب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں حکومتیں وہ قاتل کا کردار ادا کرتی ہیں. اس لیے
जो हुकूमत कोरोना की पहली लहर में 2 माह की बंदिश और ये 8 बजे की बजाय 6 बजे तक का कारोबार को महदूद करना, 2 दिन छुट्टी ये फिर इंतहाई उसमें 2 दिन ये छुट्टी भी। नुकसानदेह तबाहकुन फैसले थे। ये पाकिस्तान, या तो देखें आप एक जानवर भी पालते तो आप अगर 2 दिन के लिए घर से कहीं जाते हैं तो उसको खुराक डाल के जाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये इंसानों को घरों में आप लॉकडाउन में बंद कर दें और उसके बाद ये कहें कि ये खुद ही कहीं ना कहीं से खा लेगा अपना मर्ज, कहीं ना कहीं से ये खुद ही दवा ले लेगा, ये जुल्म है, ज्यादती है। इसका अजाला होना चाहिए। कोरोना एक आजमाइश थी जो सारी दुनिया पे थी। आज भी देखें अक्सर मुल्क से निजात पा गए, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह निजात पा जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा आपके इस प्रोग्राम के तवसत से हुक्मरानों, चाहे वो हुकूमत सिंध हो, वफाक हो, NCOC हो, कि खुदा स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। क्या बात है। दुनिया ने यही किया है। आज भी हम चाहते हैं कि मैशत भी बच जाए, कोरोना की वबा से भी हम बच जाएं। यही अच्छी हिकमत अमली है, यही एक मौसर और मुफीद तरीक़ाकार है। वरना ये बेहिसी, जुल्म, ज्यादती, कम अकली पे मबनी जितने भी आप इक़दाम करोगे वो सिवाय मैशत की तबाही के और उसका कोई अंजाम नहीं होगा। भाई आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक नया फैसला भी किया गया है कि कराची की जो मार्केट्स हैं, खासकर साउथ की और इधर की, अभी मैं न्यूज़ में सुनता हुआ आया हूँ कि उनमें बाकायदा अब चेकिंग शुरू हो रही है कि क्या आया जो दुकानदार है उन्होंने कोविड का उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। नहीं है तो उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। ये आज से प्रैक्टिस शुरू हो रही है, यानी कि एक नई तरफ ट्रैक जा रहा है। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा जो मैंने कई प्रोग्रामों में कहा है कि जब इन्होंने एक फैसला किया कि जनाब ताजरों को वैक्सीन लगनी चाहिए, ठीक है, अगर ये फैसला शुरू में कर लेते तो कम से कम ये ताजर बरादरी इतनी डिस्टर्ब ना होती, ठीक है ना। कम से कम उनकी दुकानें तो खुलती अगर आप उनको वैक्सीन दे चुके होते। जैसे आपने शुरू किया 65 साल, 60 साल, 50 साल, उसमें बेहतर था कि आप एक उस तबके को जिसने बिजनेस चलाना था, जिसने ये पहिया चलाना था, जिससे ये एक मार्केट चलनी थी, जिससे पैसा आना था मुल्क के, आप कम से कम पहले उनको वैक्सीन दे देते। तो वैक्सीन तो आपके पास आ गई थी, लेकिन आपने क्राइटेरिया रखा NCOC ने कौन सा 65 फिर 60। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि एंड यूजर तक को नुकसान हुआ। देखिए, जब मार्केट बंद होती है तो खाली मार्केट बंद नहीं होती है, यहां बहुत कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, उसके साथ जुड़े हुए लोग तबाह बर्बाद होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, मजदूरियां कर रहे होते हैं, वो खत्म हो जाता है। इसने नुकसान किया। अब ये है कि अब एक नया सिंध में भी एक नई पेशरफ्त हो रही है कि जनाब दुकानों में उन दुकानदारों को चेक किया जाएगा कि आया उसके पास जो कंज्यूमर आ रहा है वो भी वैक्सीन है या नहीं है, और अगर वो दुकानदार वैक्सीन नहीं उसने करवाई वैक्सीन तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। ये वैक्सीन के हवाले से जिस तरह शकील भाई ने कहा कि ये जो एक और नए कानून आ रहा है कि भाई दुकानदारों से कहा जा रहा है कि आप अपने स्टाफ को भी वैक्सीन लगाएं, इसी तरह और आप खुद भी वैक्सीन लगाएं। अगर मिसाल के तौर पर वो स्टाफ वैक्सीन नहीं लगाता, कोई ऐसी जगहें नहीं है कि इतने सारे सेंटर्स, इतनी सारी चीज़ें कि जहाँ वैक्सीन लगाई जाए, अगर ये सारी चीज़ें वैक्सीन मार्केट में ही प्रोवाइड की जाए कि भाई इस मार्केट के हवाले से। जी मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों को जानना चाहिए। देखिए, वैक्सीन का अमल 60 से शुरू हुआ, 60 साल की उम्र से, और उससे कबल जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, क्योंकि आप देखते थे हॉस्पिटल्स में जो भी कोविड के जो सेंटर्स थे जहाँ पे पेशेंट्स जहाँ दाखिल, कोई करीब नहीं जाता था। एक खौफ की अलामत थी, इससे मौत, मरज और एक ऐसा नफ्सियाती कैफियत पैदा हुई, हर आदमी डर गया था। आपने देखा मीडिया पर कोविड के अलावा कोई दूसरी खबर नहीं होती थी, पहली लहर में ऐसा ही हुआ। बिल्कुल 60 एक अच्छी हिकमत अमली थी, मैं उसकी वजह करार देता हूँ कि अच्छा, बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ इशारा ब्रेक का हो रहा है, फिर अतीक नीम साहब से ब्रेक के बाद सवाल करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।